नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन को लेकर के एक बड़ी जानकारी लेके आया हूं। दोस्तों, पिछली बार जब संसद में सरकार से पूछा गया था कि 8वें पे कमीशन को लेकर के सरकार के अंदर खाने में क्या चल रहा है, तो सरकार की तरफ से जवाब मिला था कि 8वें पे कमीशन को लेकर के सरकार ने अभी कुछ नहीं सोचा है, यानी कि कोई भी प्रपोजल विचाराधीन नहीं है। ऐसे में कई सारे संस्थाओं द्वारा, कई सारे एसोसिएशन द्वारा 8वें पे कमीशन को संगठित करने के लिए मांगे सरकार के पास जा रही थी दोस्तों। तो ऐसे में सरकार की तरफ से, हालांकि बता दूं, मांगे जो गई है वित्त मंत्रालय को गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब दोस्तों, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है कि पेंशन मंत्रालय ने जो मांग गई है उस मांग को वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। जी हां, ये बहुत बड़ी बात है। अगर पेंशन मंत्रालय ने 8वें पे कमीशन संगठित करने की मांग को अगर वित्त मंत्रालय को भेज दिया है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव दिशा में पहला कदम सरकार की तरफ से उठाया जा चुका है। जी हां, आगे बात करेंगे इसी के बारे में दोस्तों। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। 8वें पे कमीशन की सुगबुगाहट, 8वें पे कमीशन का बिगुल बज चुका है। जी हाँ, में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, सबसे पहले खुशखबरी, पेंशन मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग गठन करने की कवायद शुरू कर दी है। जी हां, और ये कवायद वित्त मंत्रालय से नहीं, पेंशन मंत्रालय से शुरू हुई है दोस्तों। प्रपोजल ऑब्लिक रिक्वेस्ट भेजा गया है वित्त मंत्रालय। जी हां, पेंशन मंत्रालय की तरफ से जो रिक्वेस्ट है उसको वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेजा गया। आगे मैं लेटर दिखाऊंगा आपको दोस्तों। 1 जनवरी 2026 से लागू होना है 8th पे कमीशन। जैसे आप सबको पता है, 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, क्योंकि 7वें पे कमीशन के 10 साल पूरे हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन पे कमीशन को संगठित करने का, पेमेंट या पेंशन को किस तरीके से दिया जाएगा, क्या मल्टीप्लीकेशन लगेगा, वो सारे काम उससे पहले हो जाने चाहिए। इसी वजह से प्रपोजल गए थे, जिसको अभी पेंशन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भेज दिया दोस्तों। कितना महत्वपूर्ण है पेंशन मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाना। जी हां दोस्तों, क्योंकि प्रस्ताव तो वैसे सरकार के पास बहुत जाते रहते हैं, लेकिन एक मंत्रालय द्वारा जब दूसरे मंत्रालय को उस प्रपोजल को भेजा जाता है, तो उसका इंपॉर्टेंस कुछ अलग होता है। जी हां दोस्तों, इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि पेंशन मंत्रालय का वित्त मंत्रालय को जो प्रपोजल भेजा जाना एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी पॉजिटिव स्टेप है 8वें पे कमीशन की ओर। चलिए, मैं आपको सबसे पहले तो वित्त मंत्रालय को क्या प्रपोजल भेजा गया है, पेंशन मंत्रालय की तरफ से किसका प्रपोजल था, उसको दिखाता हूं, देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये देखिए, पेंशन मंत्रालय का एक ऑफिस मेमोरेंडम है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का है ये। और ये ऑफिस मेमोरेंडम भेजा गया है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री को, यानी कि वित्त मंत्रालय को। और ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, इसका सब्जेक्ट जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन रिगार्डिंग, यानी कि 8वें पे कमीशन को गठित करने के संदर्भ में ये ऑफिस मेमोरेंडम भेजा गया है दोस्तों, जो कि बड़ी बात है। अब देखिए, इस ऑफिस मेमोरेंडम में एक लेटर, एक प्रपोजल को भेजा गया। देखिए, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ लेटर नंबर, ये लेटर है 26 फरवरी 2024 का, जिस लेटर को इस ऑफिस मेमोरेंडम के तहत पेंशन मंत्रालय ने, जो वित्त मंत्रालय है, उसको भेज दिया है। Received from Sri R.V. Ramesh, General Secretary of Indian Railways Technical Supervisors Association, on the subject mentioned above to Department of Expenditure for further necessary action। यानी कि दोस्तों, पेंशन मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को वो लेटर भेज दिया गया है, जिस लेटर में रिक्वेस्ट किया गया था 8वां पे कमीशन को संगठित करने के लिए। और ये रिक्वेस्ट गया था पेंशन मंत्रालय को इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन द्वारा दोस्तों। ये देखिए, अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को ये लेटर, ये ऑफिस मेमोरेंडम भेजा जा चुका है। आगे मैं अब इस ऑफिस मेमोरेंडम को आपको दिखाता हूं दोस्तों कि 26 फरवरी 2024 का ये ऑफिस मेमोरेंडम क्या बोलता है, क्या इसमें मांग की गई है 8वें पे कमीशन को लेकर के। चलिए उसको देखते हैं दोस्तों। 26 फरवरी का इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन का यही वो मांग पत्र है, जिसमें 8वें पे कमीशन को संगठित करने के लिए रेलवे सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने मांग की थी।
और ये लेटर भेजा गया था निर्मला सीतारमण जी को, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं, और साथ ही साथ इस लेटर का कॉपी भेजा गया था पेंशन मंत्रालय को भी। तो पेंशन मंत्रालय हरकत में आते हुए पेंशन मंत्रालय ने इस लेटर को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेज दिया है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, 8वें पे कमीशन को संगठित करने के संदर्भ में सेंट्रल पे कमीशन आर बीइंग कंस्टिट्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 10 इयर्स, यानी कि यहां मांग की गई कि हर 10 साल में जब पे कमीशन को संगठित किया जाता है तो इस बार भी किया जाना चाहिए, और उसके लिए कुछ काम किए जाने चाहिए, जैसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, जो भी 5वें, 7वें तक 8वें जो पे कमीशन हुए हैं उनमें कई सारी विसंगतियां हैं, और उन विसंगतियों को दूर करने के लिए भी 8वें पे कमीशन में काम किया जाना चाहिए। इस तरीके की मांग इस लेटर में की गई है दोस्तों, और समय से अगर आप पे कमीशन संगठित करेंगे तभी समय से उसको लागू किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर तीसरे, चौथे, 5वें पे कमीशन का भी जो है रेफरेंस दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, 6ठे, 7वें हर पे कमीशन के बारे में यहाँ पर आपने देखा, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें सभी पे कमीशन के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया, और किस तरीके से उन पे कमीशनों में कभी देरी हुई, कभी जल्दी हुई, ये सारी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। और जीडीपी ग्रोथ को लेकर के, इंडियन इकोनॉमी के साइज को लेकर के हर चीज को यहाँ जस्टिफाइड तरीके से लिखा गया है, और अगर समय से संगठित किया जाता है तभी समय से उस पे कमीशन को जो है सही सही लागू किया जा सकता है, ऐसी बातें यहाँ लिखी गई है। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारी एनोमलीज, बहुत सारी विसंगतियां हैं, जैसे इंक्रीमेंट पेमेंट को लेकर के, पेमेंट फिक्सेशन को लेकर, प्रमोशन को लेकर, एमएससीपीएस को लेकर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर के बहुत सारी विसंगतियां हैं। अगर समय से पे कमीशन गठित हो जाता है तभी उन विसंगतियों को दूर किया जा सकता है, ऐसी मांग इस लेटर में की गई है। तो इसको समय से गठित करके समय से लागू किया जाए, इस तरीके की मांग इस मांग पत्र में की गई। तो आप सबने देखा दोस्तों कि इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने जो प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को, पेंशन मंत्रालय को भेजा था, उसके ऊपर वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ ज्यादा हरकत होता हुआ नहीं दिखाई दिया, लेकिन पेंशन मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को अब वित्त मंत्रालय को भेज दिया है, जिसके ऊपर कार्रवाई होना है। और चूंकि दोस्तों आप सबको पता है अभी आचार संहिता चल रहे हैं चुनाव के, तो ऐसे में सरकार डिक्लेयर नहीं कर सकती, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद हो सकता है, चांसेस हैं कि सरकार 8वां पे कमीशन संगठित कर दे। ऐसे में बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का कहना यह होगा कि चुनाव के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, चुनाव से पहले जो मिला मिला, चुनाव के बाद कुछ नहीं मिलेगा। आप सबको याद दिला दूं, 2019 में जब 370 हटाना था तो सरकार ने ठीक चुनाव के बाद ही हटाया था। तो अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो तो सरकार जरूर कर सकती है। जैसे 370 हटा दिया गया था, सरकार ने अगले चुनाव के लिए कोई रास्ता नहीं देखा कि ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा, चुनाव के नजदीक हम ले जाएं, ऐसा नहीं किया। सरकार ने 2019 का चुनाव खत्म होते ही 370 हटा दिया था। उसी तरीके से इस चुनाव के खत्म होते ही हो सकता है कि 8वां पे कमीशन का गठन हो जाए। अभी तो आचार संहिता चलने की वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन शायद ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझें कैसे मिलेगा 8 सीपीसी में सबको फायदा। 8वां पे कमीशन में किस तरीके से फायदा होगा मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको 7वां पे कमीशन का पैराग्राफ नंबर 4.2.9 में ले जाऊंगा, जहां पर आपको 8वां पे कमीशन का एक हिंट मिलेगा। जी हां, ये जो सामने आप 7वें पे कमीशन का पैराग्राफ नंबर 4.2.9 देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें दूसरे पे कमीशन से लेकर के 7वें पे कमीशन तक कितना फायदा सरकार की तरफ से दिया गया वो दिखाया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, दूसरे में 14.2, तीसरे में 20.6, चौथे में 27.6, पांचवें में 31, छठे में 54 और 7वें पे कमीशन में 14.3% सरकार की तरफ से फायदा दिया गया है। दोस्तों आप सबको बता दूं, पे कमीशन में हमारा रिवीजन कैसे होता है। हमारा जो डीएडीआर होता है उसको मर्ज कर दिया जाता है, उसके ऊपर से सरकार की तरफ से थोड़ा सा कुछ दिया जाता है परसेंटेज। जो आपने अभी जो देखा परसेंटेज दूसरे पे कमीशन से 7वें पे कमीशन को लेकर तक का जो परसेंटेज देखा, वही परसेंटेज है सरकार ने जो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिया है। बाकी तो पे जो हमारा डीआर है उसको मर्ज करते ही, या डीए है उसको मर्ज करते ही वो मल्टीप्लीकेशन बन जाता है। तो अगर हम अभी तक के पे कमीशन का मिनिमम भी लेके चले दोस्तों 14.2, छोड़ दीजिए, अगर हम सिर्फ 14 भी ले चलें कि अगर सरकार सिर्फ 14% हमें बढ़ोतरी देती है तो हमारा जो मल्टीप्लीकेशन वो कितना बनेगा, जो 7-8वें पे कमीशन का, वो बनेगा 1.85। जी हाँ, क्योंकि हमारा डीएडीआर 8वां पे कमीशन लागू होते होते लगभग 65% के आसपास हो चुका होगा, और डीएडीआर को अगर हम मर्ज कर दें तो 1.65 तो वैसे ही निकल जाएगा हमारा जो कैलकुलेशन फैक्टर।
तो उसमें अगर 14% की बढ़ोतरी भी मिल जाए तो हमारा दोस्तों जो 8वें पे कमीशन में फैक्टर जो है 1.85 बनने के चांसेस हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं, हालांकि ये 1.85 का अभी जो मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा वो ओआरओपी 3 लागू होने से पहले का पेंशन को लेकर के मैं बता रहा हूं दोस्तों। अगर ओआरओपी 3 उससे पहले इंप्लीमेंट हो जाए तो ये पेंशन का आंकड़ा और बढ़ जाएगा। चलिए मैं समझाता हूं। अगर सिपाही है 18,807 आपका बेसिक पेंशन है दोस्तों, तो आपका बेसिक 1.85 अगर लगा दिया जाए तो वो बनेगा दोस्तों 34,793 रुपए। बढ़ोतरी कितने की होगी दोस्तों? 15,986 की होगी। 15,986 की होगी। ज्यादा खुश मत होइए कि 15,986 की बढ़ोतरी मिलेगी, इसमें भी एक गुंडी है, आगे मैं बताऊंगा। चलिए, अगर आपका बेसिक नायक है 21,244 है दोस्तों, तो आपका जो बढ़ोतरी होगा दोस्तों वो होगा 18,058 रुपए का, क्योंकि आपका पेंशन इतना बन जाएगा 18,058 रुपए का बन जाएगा आपका पेंशन में बढ़ोतरी। 21,102 रुपए, 21,102 रुपए। अब आपको बता दूं, ये इतने रुपए की बढ़ोतरी तो हो जाएगी 1.85 का अगर फॉर्मूला निकलता है 8वें पे कमीशन में तो, लेकिन आपका जो डीएडीआर होगा वो 0% से शुरू हो जाएगा। जी हां, आपका ये बढ़कर ये तो हो जाएगा, लेकिन आपका डीएडीआर 0 से शुरू होगा। इस वजह से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। वही 14% जो मैंने बताया सरकार की तरफ से दिया जाएगा वही बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन हाँ, आगे जब डीएडीआर बढ़ता जाएगा तो बेसिक में बढ़ोतरी की वजह से फायदा हमें ज्यादा मिलेगा। अब यहां पर इसी बीच में हमें 2024 जुलाई में ओआरओपी 3 भी मिलना है, इसको मैंने यहां इंक्लूड नहीं किया है। अगर उसको हम यहां इंक्लूड कर दें, ओआरओपी 3 में अगर पेंशन की बढ़ोतरी हो जाए, जरूर होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, तो उससे हमारा ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी तो मैंने कुछ बेसिक पेंशन का यहां पर दिखाया है, आपको एक चार्ट दिखाता हूं, एक टेबल दिखाता हूं, जिसमें आपका अगर इसमें आंकड़ा नहीं है तो उसको आप समझ सकते हैं। ये जो सामने आप चार्ट देख पा रहे हैं, इसमें मैंने 1.85 के हिसाब से कैलकुलेशन किया है आपका पुराना बेसिक, और अगर 8वें पे कमीशन में 1.85 का फॉर्मूला मिलता है तो नया बेसिक क्या होगा वो आंकड़ा आप यहां पर सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। तो आपका बेसिक जहां भी है आप वहां पर वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं 1.85 का यही फॉर्मूला आपको अगर 8वें पे कमीशन में मिलता है तो इतना ही आपको डिफरेंस होगा। लेकिन क्योंकि ओआरओपी 3 इससे पहले ही लागू हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है, समझाया है, उसका डिफरेंस और भी ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई यही जानकारी निकल के आई थी जिसको देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।